9:48। तो जैसे ही होगा क्या? और जब अपना टाइम जल्दी का होने वाला है इसके बाद तो 8 बजे होने वाला है। कितनी बजे से? 8 से 9? 9:15 रहती है क्या? डाउट पूछने में। तो आप लोग छोड़ के आ जाना उस डाउट को। बस वो तरुण सर की इशू है ना बेटा, वो तरुण सर को फ्रैक्चर हो गया। मैं उसका टाइम ऐसा करता ना, 8 से 9 करवाया तो, 9:15 की जगह 8 से 9 1 घंटा करवाया तो। लाओ लाओ, 1 घंटा करवाता हूँ, बस यही हो सकता है कि 1 घंटा हो जाए और 10 मिनट डाउट की हो जाए बस। पैसे डाल देता हूँ तरुण सर को अभी। एक मिनट। पीडीएफ में हो सकता है, हो सकता है। प्रीमियम मैंने एक 25 12 50 लिख दिया है। तो प्रीमियम 2.5 लाख लिखनी थी। एकेडमी पहुंचने में कम से कम 50 मिनट लगता है। 50 मिनट में तो आदमी फ्लाइट से बॉम्बे से इंदौर पहुंच जाता है। 50 मिनट कहाँ लगते हैं इंदौर में? मुझे नहीं लगता इंदौर में कोई भी जगह इतनी दूर है कि 50 मिनट लगते हो। 9:51। सुबह सुबह ट्रैफिक भी नहीं होता ज़्यादा। एक बार आपका घर से मैं आके बताता हूँ कितने मिनट में आ सकते हैं। तलावली चांदा तो बहुत दूर है। तो इतनी दूर रहते हो क्यों हो लंका में? इधर यहीं रहो ना। नेपाल भी दूर है। नहीं बेटा, थोड़े दिन की बात है। जल्दी ही हम टाइम, वो तो तरुण सर का इशू है अभी कि उनको प्लास्टर है उनको, या जो भी पट्टा है, तो वो आ नहीं सकते, अदरवाइज तो ये दिक्कत होगी नहीं। और मैं टाइम थोड़ा एडजस्ट करा तो मैंने मैसेज डाल दिया तरुण सर को कि आपको टाइम पे छोड़ दें, ताकि मैं लेट ना हूँ। हम्म, दूसरे सब्जेक्ट 2 के 10 से स्टार्ट होगा एक और सब्जेक्ट आपका।
क्योंकि अभी आपकी इतनी पढ़ने की आदत ही, धीरे धीरे हम आपको झटके दे रहे हैं, पहले एक झटका एडवांस का, ऐसे एक साथ झटके देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ, इसलिए हम आपको, अभी हमने एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, फिर 10 तारीख से दूसरा स्टार्ट हो जाएगा बस। तब भी शाम को 6 बज जाएगी आपको छूटते उठते बस। वो तो आपका इनकम टैक्स डबल चल रहा है ना, इसलिए। अदरवाइज तो वो डबल थोड़ा चलेगा कैसा हमेशा तक। बस वो बंद होगा, एक नया सब्जेक्ट चालू हो जाएगा। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, मैं सिर्फ बच्चे से पढ़ाई चाहता हूँ कि मेरा होमवर्क बराबर करे, नहीं तो होमवर्क नहीं करोगे तो चैप्टर आपकी गिरफ्त से बाहर हो जाता है और दिक्कत बाद में आपको आएगी। ये बच्चा पूछ रहा है परेशान होकर कि सर आप हमसे नाराज हो क्या? बेटा नाराज नहीं हूँ। और कोई भी टीचर, बच्चे होमवर्क नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नाराज तो होता ही है। मुझे ऐसा थोड़ा है कि मैंने फीस ले ली, पढ़ा दिया, काम खत्म। बेटा मैं पुरानी बैच के बच्चों को आज भी डेली 10 मिनट उनसे, डेली 10 मिनट उनको मैटर भेजता हूँ, 10 मिनट डेली उनको रैपिड कुछ ना कुछ भेजता ही हूँ। रिविजन चल रहे हैं अलग, रैपिड रिविजन अलग चल रहे हैं। करेंगे बेटा, आप लोग का अरेंजमेंट भी करेंगे चेकिंग का। चलिए, अब तो 9:54। चलिए स्टार्ट करें क्या? चलिए, तो सबसे पहले बेटा अब हम बायबैक के रूल्स पर आई जाएं। वो रूल लिख ही लें कि सेक्शन 68 क्या बोलता है रिगार्डिंग बायबैक। तो हम आज, और मैं टाइम बचाने के लिए कुछ कुछ लिखकर भी लाया हूं, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं रूल्स ऑफ बायबैक। बेटा ये हमने ये बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर एज पर सेक्शन 68(1), बायबैक कैन बी आउट ऑफ, बायबैक कैन बी आउट ऑफ नंबर 1 प्रोसीड ऑफ इशू ऑफ एनी अदर सिक्योरिटी। मतलब कंपनी बायबैक के लिए कोई और इक्विटी के बायबैक के लिए प्रेफरेंस इशू कर सकती है। दूसरा आउट ऑफ फ्री रिजर्व, और तीसरा आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, और मुझे चौथा लिख देना था और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अबो, लिख सकता हूं एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अबो, इनके कॉम्बिनेशन से भी हो सकता है। अच्छा दूसरा, अब सेक्शन 68(2) सब सेक्शन 2, सेक्शन 68 का सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? मैक्सिमम बायबैक। आप लिख रहे हो या क्या कर रहे हो? आ, जैसा आप चाहो। मैं तो भेजने की तैयारी में, कल भी मैंने भेज दिया था। आप घर पहुंचे पहुंचे आप पहुंचे होंगे उसके पहले पहले आपको आ गया होगा। हाँ, अच्छा पीरियड आपको रोज अच्छे मिलेंगे बेटा। मे, मेरे बच्चे प्यारे, जितने प्यारे होते हैं मैं उतना अच्छा पढ़ाने रहा हूँ, और बच्चे जहाँ मुझे फिर इरिटेट करते, नहीं पढ़ाई करते, तो फिर मैं पढ़ाना अपना तरीका बदल देता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको दी बेस्ट आउटपुट दूँ। अभी देखो ना, मैं आपकी कोशिश, मेरी कोशिश होगी, लेकिन आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको होमवर्क बराबर करते रहना पड़ेगा बस। बेटा हर टीचर की क्या दिली ख्वाहिश होती है, उनके बच्चे एडवांस में 90+ लाए, रैंक लाए, एकेडमी का नाम रोशन करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे। बस चलिए, तो अब ये मैं आपको भेज दूंगा, आप इसको नोट कर लेना ये रूल। अच्छा, अब मैक्सिमम बायबैक, ये हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया। मैक्सिमम बायबैक एज पर सेक्शन 68 सब सेक्शन 2 में बायबैक की लिमिट प्रिस्क्राइब कर दी गई, और हम इससे ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते। तो आपको एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं बायबैक पर भी। एक तो ये कि बायबैक दे दिया क्वेश्चन ने कि इतने शेयर बायबैक करना है, बस आपको उसकी अकाउंटिंग करनी है। मतलब आपको पूछी गई है सिर्फ अकाउंटिंग फॉर बायबैक, आपको बायबैक कितने करने हैं वो नहीं टेंशन लेने का, वो बायबैक दिया हुआ है कि इतने शेयर बायबैक करने हैं।
तो एक वैलिडिटी तो वो होगी कि नंबर ऑफ शेयर टू बी बायबैक गिवन है, आपको उसकी अकाउंटिंग करनी है, और दूसरा आपको ये गिवन नहीं है कि नंबर ऑफ शेयर बायबैक कितने करने हैं। बस क्वेश्चन ने कह दिया कि ये कंपनी के रिसोर्सेज हैं, ये कंपनी की शेयर कैपिटल है, ये कंपनी की रिजर्व सरप्लस है। अब आप बताओ कि कंपनी कितने शेयर बायबैक कर सकती है, अधिक से अधिक कंपनी कितने शेयर बायबैक कर पाएगी, वो हमें निकालना पड़ेगा एज पर सेक्शन 68 सब सेक्शन 2। और वो बायबैक की लिमिट हम आज अभी पढ़ने जा रहे हैं, इसके पहले हमने ये लिमिट कभी नहीं पढ़ी। और वो लिमिट क्या है? नंबर वन जो है ये आपको बेटा क्या है, इसमें लॉजिक कम और रटना ही है बेटा। तो जहां रटने का आएगा वहां मेरा हेडेक कम होकर आपका हेडेक बढ़ेगा। जहां कुछ पॉइंट आ गया कि ये लॉ है तो वो आपको रटना पड़ेगा। जैसे कि अब मैं बताने वाला हूं कि बायबैक कितना कर सकते हैं। नंबर वन तो ये है 25%, मतलब जो अपनी कंपनी की शेयर कैपिटल है, कंपनी की शेयर कैपिटल, वो चाहे इक्विटी हो चाहे वो रेफरेंस हो, जो कंपनी की शेयर कैपिटल है उसमें जोड़ लिया जाए फ्री रिजर्व्स। और यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्या मानते हैं? फ्री रिजर्व इस सेक्शन के लिए। तो शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व जो कंपनी की टोटल है उसका 25% कर दो, उसका 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, उतना अमाउंट आप बायबैक में यूज कर सकते हो। मैक्सिमम अमाउंट दैट यू कैन यूज इन बायबैक इज 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। ये पहला रूल है, ये मैं लिखवाऊंगा भी और समझाऊंगा भी। तो अभी आप जैसे मैं यहाँ पर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ जस्ट फॉर मेमोरी पर्पस, बाकी आप मत नोट करो, बस आपको ये देखते रहना है, समझते रहना है। तो नंबर वन क्या हुआ यहाँ पर मैं जो लिखने वाला नंबर वन मैक्सिमम amount that can be used in buyback ये है 25% of paid up share capital and plus free रिजर्व्स। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको विद एग्जांपल बताने वाला हूं आगे, अभी चिंता मत करो, मैं जस्ट रफली बता रहा हूं। मान लो कंपनी की शेयर कैपिटल 30 लाख है, कंपनी की शेयर कैपिटल 30 लाख है इंक्लूडिंग प्रेफरेंस कैपिटल, और इसके रिजर्व सरप्लस 10 लाख है, या 12 लाख कर लेते हैं, 12 लाख है, कुल हो गया 42 लाख की क्या होगी पेड अप कैपिटल एंड फ्रीजर, इसका 25% कर दो, इसका हमने कर दिया 25%, कितना आया 10 लाख 50, ये आ गया, ये आ गया, ये क्या आ गया मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी यूज फॉर, इससे ज्यादा अमाउंट आप बायबैक में यूज नहीं कर सकते। अच्छा, आपकी बायबैक प्राइस 125 है, आप एक शेयर को 125 में बायबैक करने का ऑफर दे चुके हैं पब्लिक को, शेयर होल्डर को। यदि आप एक शेयर बायबैक करेंगे तो आपका 125 रुपया लगेगा, एक शेयर यूज बायबैक करेंगे तो आपका 125 रुपया यूज होगा। तो 125 रुपीज के यूज से एक शेयर बायबैक हो सकता है। तो 10,50,000 के अमाउंट से आपको 10,50,000 से ज्यादा का अमाउंट बायबैक में यूज नहीं करना है, और एक शेयर के बायबैक पे 125 रुपये का अमाउंट यूज होगा। तो आपके 8,400 शेयर से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते। तो 8400 क्या आ गया मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बायबैक। आप 8,400 से ज्यादा शेयर बायबैक नहीं कर सकते। तो पहले क्या आया पेड अप कैपिटल प्लस फ्रीजर, इसका 25% किया, वो आया 1050 से ज्यादा अमाउंट आप बायबैक नहीं कर सकते, इससे ज्यादा आप अमाउंट बायबैक में यूज नहीं कर सकते। और एक शेयर के बायबैक में 125 रुपीज यूज होने वाला है, 100 रुपये आप देंगे प्लस 25 रुपये प्रीमियम भी देंगे, 125 रुपये का अमाउंट यूज होने वाला है बायबैक में। तो 125 रुपये से आप एक शेयर बायबैक कर सकते हो। तो 10,50,000 से 1050 से आप 8400 शेयर बायबैक कर सकते हो। तो ये रूल है मैक्सिमम शेयर दैट कैन बी बायबैक का फर्स्ट रूल। टफ नहीं है, बस वहां पर याद रखना पड़ेगा आपको। एक तो ये हो गया। दूसरा सेकंड में और करके सेकंड है 25
परसेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये मैंने है ना लॉ की लैंग्वेज में ना लिखते हुए अपनी प्रैक्टिकल लैंग्वेज में लिखा है जो हमारे काम का है। 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स। हमारी उस एग्जांपल में 30 लाख क्या थी शेयर कैपिटल, 12 लाख का क्या था रिजर्व एंड सरप्लस फ्री रिजर्व। इसका हमने किया था 25%, इसका डिवाइड कर दिया 120, तो 8,400 नंबर ऑफ शेयर आए थे पिछले पिछले क्लॉज नंबर 1 से। लेकिन ये बोलता है अच्छा ये 30 लाख क्या है शेयर कैपिटल, 30 लाख शेयर कैपिटल है 100 रुपये वाली, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हुए 30,000 क्या हो गए नंबर ऑफ। मान लो ये 30,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, 2 मेडिकल हमने माना है 30,000 क्या है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इस इक्विटी शेयर का 25% कर दो, आप 7,500 से ज्यादा इक्विटी शेयर बायबैक नहीं कर सकते इन ए ईयर। जो आपके इक्विटी शेयर है उसका 25% कर दो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का 25%, तो आप इससे ज्यादा शेयर बायबैक नहीं कर सकते। तो क्लॉज 1 कहता है कि आप 8,400 शेयर बायबैक कर सकते हो, लेकिन क्लॉज 2 कहता है कि आप 7,500 शेयर से ज्यादा बायबैक। तो बताओ क्या करोगे, 8,400 कर पाओगे? 8,400 करोगे तो सेकंड क्लास का वायलेशन हो जाएगा। तो हमको दोनों क्लास का ध्यान रखना है, तो क्या करें 8,400 या 7,500? मतलब एक तरह से क्या हो गया विच एवर इज, और ये रटने की जरूरत नहीं, विच एवर, ये तो लॉजिक है कि विच एवर इज लेस, क्योंकि आप 8,400 शेयर बायबैक कर दोगे एज पर फर्स्ट क्लास, तो आपका सेकंड क्लास का वायलेशन कर दिया आपने, और वो आप वायलेट नहीं कर सकते। आपको ये रूल भी ध्यान रखना है। हाँ रिजर्व प्लस तो होंगे ना, हमने यहाँ नंबर ऑफ शेयर लिए, उसमें लिया शेयर कैपिटल प्लस सरप्लस डिवाइड बाय 125, और यहाँ पर सिर्फ क्या लिए, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर का क्या कर दिया 25%, तो इसी नंबर ऑफ शेयर में निकल गया। तो ये दो क्लास हमने देख लिए। तो ये सेकंड क्लॉज हो गया। थर्ड क्लॉज क्या है, थर्ड एंड लास्ट ये लिखा है और करके। तीसरा रिस्ट्रिक्शन और है जो किसी किसी क्वेश्चन में आ जाता है, किसी में नहीं भी आता। तीसरा रिस्ट्रिक्शन क्या है, क्या आप एक रेशो जानते हैं, आपने 12 में पढ़ा होगा रेशो, डेप्ट इक्विटी रेशो, डेप्ट इक्विटी रेशो पढ़ा है। हाँ डेप्ट इक्विटी मतलब डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट अपॉन, तो ऊपर क्या आते हैं डेप्ट, ऊपर आते हैं डेप्ट। आपने जो रेशो पढ़ा था वो डेप्ट का रेशो यहाँ थोड़ा काम आएगा पर पूरा नहीं, वहां का रेशो मुझे मुझे नहीं पता, मुझे ये राइट नहीं कि मैं आपका 12 का वो रेशो पूछ लूं, मुझे अधिकार ही नहीं होता, मुझे तो अपने हिसाब से बताना चाहिए। अच्छा तो उसका फॉर्मूला क्या था डेप्ट इक्विटी का, डेप्ट इक्विटी का फॉर्मूला क्या था, जब आप मुझे हक दे रहे हो तो पूछ रहा हूं डेप्ट इक्विटी का फॉर्मूला क्या था, क्या आता है न्यूमरेटर में और क्या आता है डिनोमिनेटर में। ऊपर क्या आता है न्यूमरेटर में डेप्ट, कौन से डेप्ट, डेप्ट बहुत तरह के होते हैं, ओनली लॉन्ग टर्म डेप्ट लाइक डिवेंचर लॉन्ग टर्म लोन, और नीचे इक्विटी, इक्विटी मतलब क्या, इक्विटी मतलब शेयर शेयर फंड। हाँ यानी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को मिलाकर बोलते हैं शेयर फंड, यानी इक्विटी उसको बोलते हैं। तो ऊपर आते हैं डेप्ट, नीचे आती है इक्विटी। पर यहाँ पर डेप्ट में सिर्फ शॉर्ट टर्म, यहाँ लॉन्ग टर्म डेप्ट नहीं बल्कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म डेप्ट भी आते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला बता रहा हूँ कि ये सेक्शन 68 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है कि बायबैक के बाद कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशो 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डेप्ट इक्विटी रेशो आफ्टर बायबैक शुड नॉट बी मोर देन 2। आप भी 2 जानते हैं, 2 से ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। डेप्ट ज्यादा होना कंपनी के लिए रिस्की होता है, इसलिए आपने 2 रेशो बताया कि यदि इक्विटी 1 है तो डेप्ट 2 हो सकते हैं। देखिए हमारे दादा परदादा तो जो सभी के वो कहते हैं कि भाई लोन नाम की चीज हमारे बिजनेस में होना नहीं चाहिए, कि लोन लेके कोई काम मत करो। लेकिन आज के सिनेरियो में ये कोई सही धारणा नहीं रह गई।
यदि आप लोन लेके काम नहीं करें मतलब आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हो। आपकी जेब में 10 लाख है तो आप 30 लाख का बिजनेस करो ना, कमाओ 20 लाख रुपए, दूसरे की पूंजी लो, उस 20 लाख से कमाओ 18% और उस 20 लाख पर ब्याज दे दो उसको 8%, 10%, 12% और बाकी 6% खुद का हो गया। दूसरों की पूंजी पर खेलना, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, या शायद आपने सुना नहीं होगा। तो ये डेप्ट होना कोई बुरा सिंबल नहीं है कि कंपनी हाँ डेप्ट फ्री होती है तो ये अच्छा बात तो होता है, लेकिन डेप्ट होना बुरी बात नहीं है। तो डेप्ट इक्विटी रेशो मतलब यदि कंपनी की शेयर कैपिटल 1 है तो डेप्ट 2 रुपीज तक भी चल सकता है। समझ में आ रहा है मैं ये जो लॉजिक बता रहा हूं कि डेप्ट का मतलब यदि इक्विटी आपने 1 रुपया जेब से लगाया तो 2 रुपये आप लोन से लेकर भी बिजनेस में लगा सकते हो। तो आपका डेप्ट ऊपर 2 है और इक्विटी 1 है, ये तो ठीक है, पर डेप्ट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 2 आफ्टर बायबैक। बेटा क्या होता है, बायबैक के बाद इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो जाती है, रिजर्व सरप्लस कम हो जाते हैं। यदि आप बायबैक कर रहे हो आउट ऑफ रिजर्व, इसका क्या इंपैक्ट होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल तो कम होती है बायबैक में, साथ में फ्री रिजर्व भी कम होते हैं, उससे नीचे की इक्विटी कम हो जाती है। इक्विटी कम होने से डेप्ट इक्विटी रेशियो पर इफेक्ट आता है। डेप्ट तो वही के वही है, बायबैक के बाद भी डेप्ट तो वही के वही है, नीचे इक्विटी कम हो जाएगी, उसका इंपैक्ट क्या होगा बताओ, डेप्ट इक्विटी रेशियो बढ़ जाएगा। पर एक्ट बोलता है कि नहीं भाई ज्यादा रेशो हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी के लिए कैपिटल, वो कंपनी का जिसमें डेप्ट हाई हो वो कैपिटल स्ट्रक्चर रिस्की माना जाता है। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 2 आफ्टर बायबैक। तो यहां तीसरा है डेप्ट इक्विटी रेशियो ऑफ कंपनी should not be more than 2, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और डेप्ट का मतलब यहां पर क्या होगा, डेप्ट मतलब लॉन्ग प्लस शॉर्ट टर्म, यहां पर डेप्ट का मतलब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों होता है। तो हाँ अब यहां पर सेक्शन 68 सबसेक्शन 3 ओनली फुली पेड अप, ओनली fully paid equity shares can be buyback। यदि पार्टली पेड इक्विटी शेयर है तो बायबैक नहीं हो सकता, ये भी एक रूल है। आपको इतना सबसेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं, सेक्शन याद रख लो कि सेक्शन 68 बोलता है कि जब तक इक्विटी शेयर फुली पेड नहीं होगा उसको बायबैक नहीं कर सकते। उसके बाद एज पर सेक्शन 69 सेक्शन क्या बोलता है, सेक्शन 69 क्या बोलता है ये हमने नहीं पढ़ा, लेकिन वो समझा जरूर है कि जब बायबैक फ्री रिजर्व से है तो आपको सीआरआर बनाना पड़ता है। तो वो सेक्शन कौन बोलता है, सीआरआर बनाने के लिए सेक्शन 69 बोलता है। तो इफ बायबैक इज आउट ऑफ फ्री रिजर्व इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम को इस सेक्शन में फ्री रिजर्व मान लिया गया है, पता नहीं क्यों पर ठीक है। देन एन अमाउंट इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बायबैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व must be transferred to capital redemption reserve। जो आप इक्विटी शेयर बायबैक करने जा रहे हैं आउट ऑफ रिजर्व, उसकी फेस वैल्यू वाला अमाउंट आपको पीएनएल या जनरल रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम से भेजना है सीआरआर में। ये रूल है
सेक्शन 68 सेक्शन, ये पूरा हमने एक पेज बना लिया सेक्शन का। सेक्शन 68 सब सेक्शन 1 2 3। पहला सेक्शन क्या बोलता है कि बायबैक कहाँ कहाँ से हो सकता है। दूसरा सेक्शन क्या बोलता है, सेक्शन 68 के सब सेक्शन कि बायबैक मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये भी मैं समझाऊंगा, डेप्ट इक्विटी भी समझाऊंगा आपको भी। और तीसरा सेक्शन 68(3) मतलब क्या बोलता है कि फुली पेड अप शेयर ही बायबैक हो सकते हैं। और सेक्शन 69 क्या बोलता है कि यदि आप बायबैक कर रहे हो आउट ऑफ फ्रीजर तो आपको जितने शेयर बायबैक कर रहे हो फ्रीजर से उसकी फेस वैल्यू के बराबर अमाउंट भेजना पड़ेगा सीआरआर में। ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम समझना शुरू करते हैं बेटा। ये चैप्टर पहला है, टेक्निकल है, इसमें सेक्शन भी है, लॉजिक भी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम मुझे ज़्यादा लगेगा, पहला चैप्टर है इसलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप एज इट इज इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में, और फ्यूचर में यही कॉपी से आप रिविजन कर पाएंगे। तो आपकी कॉपी रिविजन की ऐसी बनना चाहिए कि आपको रिविजन करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। एक मिनट बेटा। हाँ, क्या डाउट है? अभी तो डाउट वाउट मैं करता हूँ। देखिए अब देखिए, देखिए बेटा, जो हमने पढ़ा लिखने के बाद रूल्स को हम रिवाइज कर लें। जो हमने लिखे रूल्स उसको एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। देखिए, इसको सिर्फ देखते जाओ, मैं लिख के लाया हूं ताकि मेरा लिखने का और टाइम बच जाए। देखिए, आपके सामने एक बैलेंस शीट है, इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख की है, क्रेडिटर 80 लाख के हैं, फिक्स्ड एसेट 10 लाख की है, करंट एसेट 1 करोड़ 30 लाख है। क्या यहाँ पर फ्रीजर है? नो। यहाँ पीएनएल भी नहीं है, जनरल भी नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं है, यहाँ फ्रीजर नहीं है। अब यदि यहाँ कंपनी अपने शेयर बायबैक करना चाहती है तो आउट ऑफ फ्रीजर तो संभव ही नहीं है, तो फिर एक ही रास्ता बचा, यदि फ्रीजर नहीं है तो एक ही बचा, फ्रेश इशू लाया जाए, उसी से बायबैक हो सकता है। तो देखिए कंपनी में फ्रीजर है ही नहीं, तो रिडम्पशन आउट बायबैक आउट ऑफ फ्रीजर हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। जब फ्रीजर ही नहीं है तो बायबैक आउट ऑफ फ्रीजर कैसे हो सकता है? तो बायबैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा कंपनी को? तो कंपनी ने 10,007% प्रेफरेंस इशू की 100 वाले, तो यहां पर बायबैक कहां से होगा? प्रेफरेंस वाले से कितना रुपया आएगा? 10 लाख। उस 10 लाख की इधर मैं यदि मैं कंपनी की अकाउंटेंट हूं, मैं कंपनी के बानू में कंपनी हूं, तो मुझे 10 लाख किससे आया? प्रेफरेंस से आया, और मैंने वो 10 लाख इक्विटी वालों को बायबैक में दे दिया। तो इस हाथ लिया प्रेफरेंस होल्डर से, इस हाथ दिया इक्विटी वालों को, शेयर कैपिटल इधर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बढ़ी, इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो गई, तो टोटल शेयर कैपिटल पर कोई इंपैक्ट? तो क्रेडिटर पर आंच नहीं आ पाई। क्रेडिटर के लिए कोई कमी हुई क्या? क्रेडिटर के लिए करंट एसेट कम हुई क्या? क्रेडिटर के लिए, क्योंकि 10 लाख जो मैं पेमेंट किया हूं इक्विटी शेयर को बायबैक में, वो मैंने प्रेफरेंस से लेके पेमेंट किया है, तो क्रेडिटर के लिए जो करंट एसेट अवेलेबल है उस पर आंच नहीं आई, तो ये कहा जाएगा बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू। उसके लिए देखो क्या होगा, अब कंपनी में क्या हो जाएगी? फिक्स्ड एसेट वही की वही रहेगी, करंट एसेट वही की वही है, क्रेडिटर वही की वही है, इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख से घटकर कितनी हो जाएगी? 30 लाख हो जाएगी, क्योंकि आपने बायबैक कर लिया। और बैंक बैलेंस, वो मुझे, अरे सॉरी मैंने अभी ये बनाई थी, ये अभी बैलेंस शीट आपकी फ्रेश इशू आपने लिया तो क्या एंट्री हुई? बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये बैलेंस शीट कौन सी है? आफ्टर, ये बैलेंस शीट आफ्टर फ्रेश इशू है, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ये 10 लाख रुपए आया है प्रेफरेंस होल्डर से और जाएगा इक्विटी शेयर को, तो इस क्रेडिटर के लिए करंट असेट जो अवेलेबल है वो चेंज होगी या वही की वही रहेगी? तो क्रेडिटर पर आंच नहीं आई, तो ये कंपनी ने जो इंतजाम किया है आउटसाइडर की सुरक्षा के लिए बढ़िया इंतजाम किया है, तो ये बायबैक कहां से कहा जाएगा? आउट ऑफ फ्रीजर या आउट ऑफ फ्रेश इशू? तो यहां पर जब आउट ऑफ फ्रीजर नहीं है तो क्या फ्रीजर को सीआरआर में डालने की जरूरत है? यानी यदि बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू होता है तो उतना अमाउंट सीआरआर में भेजने की जरूरत नहीं होती। इज इट क्लियर? जो बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू होगा उसके लिए सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं होगी। इज इट क्लियर? अब देखो बस होगा क्या, होगा क्या, ये जो बैलेंस शीट बनेगी, फिक्स्ड एसेट 10 लाख की 10 लाख, करंट असेट्स 1 करोड़ 30 लाख की वही, लेकिन बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि आपने
और इक्विटी शेयर बायबैक के बाद कितनी हो जाएगी? 30 लाख। और 7% प्रेफरेंस शेयर की भी तो इशू हो चुकी है 10 लाख। और क्रेडिटर पर आंच नहीं आएगी। तो ये बायबैक कहां से हुआ? आउट ऑफ, जल्दी बोलो, आउट ऑफ फ्रेश इशू। जब फ्रेश इशू से हुआ तो क्या प्रॉफिट को सीआरआर में डालने की जरूरत है? यहां सीआरआर बनाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि बायबैक आपने प्रॉफिट से किया ही नहीं। क्या दिमाग में 100% गया? बोलो। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल, ये देखो, यहां पर कंपनी में फिक्स्ड एसेट 10 लाख की है, 40 लाख की शेयर केबल है, 10 लाख का प्रॉफिट है, क्रेडिटर 80 लाख के हैं, उनके लिए अवेलेबल करंट एसेट 1 करोड़ 10 लाख की है, और यहाँ पर बैंक बैलेंस 10 लाख का है। जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 10 लाख का, ये मान लीजिए बैंक में रखा हुआ है। अब यहाँ पर कंपनी वही 10,000 शेयर बायबैक करना चाहती है 10 लाख में। तो क्या बताओ, यहाँ पर कंपनी के पास क्या प्रॉफिट अवेलेबल है बायबैक के लिए? हाँ, प्रॉफिट अवेलेबल है। और प्रॉफिट कंपनी में आइडल रखे हुए हैं, कंपनी ने प्रॉफिट कमाकर बैंक में रखे हुए हैं, तो कंपनी इससे बायबैक कर सकती है। तो यदि यहाँ बायबैक होगा मतलब यहाँ फ्रेश इशू नहीं है, तो फिर यहाँ बायबैक कहाँ से होगा? आउट ऑफ फ्रीजर होगा। तो ये 10 लाख का प्रॉफिट जो बैंक में रखा हुआ है, इससे बायबैक हो जाएगा। तो बायबैक करने से क्या होगा? जरा देखो, बैलेंस शीट कैसी बनेगी? फिक्स्ड एसेट वही की वही रहेगी, करंट एसेट वही की वही रहेगी, लेकिन बैंक बैलेंस 0 हो जाएगा। इक्विटी शेयर केवल 10 लाख से कम हो जाएगी। अब पीएनएल 10 लाख है और क्रेडिटर, क्योंकि आपने बायबैक किया, आपने बायबैक जो ये 10 लाख रुपया यूज किया, ये प्रॉफिट से आया था। ये 10 लाख जो आपने यूज किया, ये प्रॉफिट से आया था। मतलब आपने बायबैक किया है कौन से? आउट ऑफ फंड जनरेटेड फ्रॉम प्रॉफिट, आउट ऑफ फंड्स जनरेटेड फ्रॉम प्रॉफिट। अभी 10 लाख का जो प्रॉफिट है, अभी तो आपने एंट्री सिर्फ क्या पास की है? इक्विटी शेयर केवल डेबिट टू बैंक। क्या इफेक्ट हुआ? इक्विटी शेयर केवल डेबिट टू बैंक। तो सिर्फ दो ही जगह इफेक्ट गया, इक्विटी शेयर केवल डेबिट हो गई, बैंक क्रेडिट हो गया। लेकिन अभी प्रॉफिट पर इफेक्ट, तो ये प्रॉफिट कंपनी से बाहर चला गया या कंपनी के अंदर ही है? कंपनी ये प्रॉफिट डिस्ट्रॉय हुआ या सिर्फ कहीं लग गया? पहले इक्विटी वालों ने 40 लाख लगा रखा था। पहले हम कह रहे थे कि इक्विटी वालों ने 40 लाख रुपए बिजनेस में लगा रखा है, 40 लाख रुपया बिजनेस में लगा रखा है इक्विटी वालों ने। अब इक्विटी वालों को 30 लाख ही लगा हुआ है, तो 10 लाख कहां से लग गया बिजनेस में? मेरा क्वेश्चन ही इतने टेक्निकल टिपिकल होते हैं कि बच्चे सोच ही नहीं पाते। मैंने कोई नाम थोड़ा पूछा कि नाम बताओ तो जल्दी से बता दें, सोचना पड़ेगा क्या पूछा मैंने। फिर से बोलूं क्या? मैं इतना जल्दी बोल रहा हूं कि आपको सुन ही नहीं पड़ा कि मैंने पूछा क्या? इसका मतलब आपने पहली बार में सुना ही नहीं। मैं जल्दी किसके लिए कर रहा हूं? आप लोगों के लिए कर रहा हूं, ताकि रिवीजन चल रहा है फटाफट हो जाए। कंपनी ने पहले इक्विटी वालों ने बिजनेस में कितना लगा रखा था? 40 लाख। अब इक्विटी वालों का कितना लगा हुआ है? तो अब 10 लाख बिजनेस में जो पहले इक्विटी वालों का लगा था, अब वो किसका लगा हुआ है? पहले आपने इक्विटी शेयर कैपिटल से बिजनेस में 40 लाख लगा रखा था इक्विटी वालों से कैपिटल लेकर, अब 30 लाख ही लगा रखा है बिजनेस में। तो 10 लाख रुपया प्रॉफिट लग गया, इक्विटी वालों को पैसा देकर उनके प्रॉफिट से पैसा बिजनेस में लग गया। तो ये 10 लाख का प्रॉफिट कहाँ लगा हुआ है? बिजनेस में लगा हुआ है। तो इससे अब डिविडेंड बटने का कोई चांस, अब इससे डिविडेंड नहीं बटना चाहिए। तो इससे डिविडेंड न बटे उसके क्या इंतजाम किया जाए? ये प्रॉफिट है, बस इससे डिविडेंड बटने से रोकने के लिए इस पीएनएल को डिवाइड करके सीआरआर में क्रेडिट कर दो। समझ में आ गया? तो वो क्या हो कहा जाएगा? बायबैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व। अरे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये रिवीजन चल रहा है इतनी सारी जो हमने अभी बताई। अब देखो, ये है बायबैक ऑफ, अगला बायबैक ऑफ 10,000 शेयर ₹8.125। बायबैक करना है 10,125 पर। अब मैंने 125 ले लिया, मतलब 25 रुपीज की प्रीमियम कर लिया। अब कंपनी इक्विटी वालों से ली थी 10 लाख, 10,000 शेयर पर जब बायबैक करेंगे तो उनसे लिया 10 लाख था, पर उन्हें बाहर करने के लिए 12.5 लाख 1250 देना पड़ रहा है। मैं क्या कभी कभी चूंकि हिंदुस्तानी हूँ तो मुझसे हिंदी निकल जाती है, मैं 12.5 लाख ने 12 लाख बोलने लगता हूँ। पर मुझे लगता है कि जो कॉन्वेंट एजुकेटेड है उनको तो 12 लाख 0 बटे सन्नाटा नजर होगा, 12.5 बोला तो दिमाग घूमता होगा क्या है? हा? आपको ये समझ में आता है? हिंदी में बोलता हूँ 12.5 लाख ने 11 लाख ने 13 लाख, तो मुझे कई बार फिर एकदम मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ कि यार मैं इन कॉन्वेंट वाले बच्चों के सामने हिंदी बोलना शुरू हो गया 12 लाख 12 लाख, तो ये बच्चे समझेंगे कि सर तो बहुत दकियानूसी है। तो मैं फिर थोड़ा स्मार्ट बनने के लिए फिर इंग्लिश बोलना शुरू करता हूँ, 1250, 11 लाख, 12 लाख, तो मैं भूल जाता हूँ। तो कंपनी अब अपने इक्विटी शोर से अमाउंट लिया था ₹10 लाख, और दे रही है 1250, 250 ज्यादा दे रही है, 250 ज्यादा दे रही है, तो ये कंपनी के लिए कैपिटल लॉस है। और इक्विटी वालों से लिया 10 लाख था, उनको दिया 1250, तो कंपनी का 250 का प्रॉफिट कम हुआ कि नहीं हुआ? तो 250 का प्रॉफिट कंपनी का लॉस हो गया है। ये कहीं इन्वेस्ट नहीं हुआ, बल्कि ये तो शेयर को
दे दिया गया, तो ये प्रॉफिट 250 से हमारा परमानेंटली कम हो जाएगा। तो 250 का प्रॉफिट यूज होगा लॉस को सेट अप करने में, उससे सीआरआर नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये पोजीशन है आपके सामने, कंपनी ने प्रॉफिट कमा रखा है 1250 और बैंक बैलेंस भी कंपनी का है 1250। अब कंपनी ने क्या किया, 10,000 शेयर बायबैक किए, तो क्या एंट्री होती है, मैं कल बता चुका हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 10 लाख, प्रीमियम ऑन बायबैक 250 टू बैंक 1250। क्या ये एंट्री से काम चल जाएगा? नहीं। अभी ये प्रीमियम ऑन बायबैक, पी ऑन बीबी, प्रीमियम ऑन बायबैक, इसका क्या करा जाए, ये और ये लॉस है, ये डेबिट बैलेंस है और लॉस है ये, और लॉस को डेबिट बैलेंस को बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। जो बैलेंस शीट की नई शेड्यूल है, शेड्यूल 13, उसमें इस तरह के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने का कोई फॉर्मेट, कोई हेडिंग है ही नहीं, तो आपको ये लॉस इमीडिएटली राइट ऑफ करना पड़ेगा। लॉस राइट ऑफ हमेशा होता है किसी न किसी प्रॉफिट से, तो ये 250 का लॉस सेट ऑफ होगा हमारे पीएनएल से, तो एंट्री होगी पीएनएल टू प्रीमियम ऑन बायबैक 250। ये दो एंट्री पास करनी पड़ेगी। अभी मैं आपको एंट्री भी बताने वाला हूँ आज ही, मैं थोड़ा स्पीड से करवा रहा हूँ ताकि रिवीजन, ये सब रिवीजन है कि नहीं, इसलिए मैं स्पीड फास्ट रख रहा हूँ। तो अब अल्टीमेटली शेयर कैपिटल 40 से घटकर कितनी बची, 30 लाख। पीएनएल 250 घटकर कितना बचा, 10 लाख। क्रेडिटर तो वही वही के वही है, फिक्स्ड एसेट वही की वही है, करंट एसेट वही की 1 करोड़ 4 लाख, 1 करोड़ 45 लाख जो भी है। बैंक बैलेंस कितना बचा, हाँ नील बचा, बराबर। अब प्रॉफिट कितना बचा, 10 लाख रुपीस बचा। 10 लाख का जो प्रॉफिट बचा है बेटा, 250 का प्रॉफिट तो लॉस सेटअप करने में यूटिलाइज हो गया, वो प्रॉफिट तो कंपनी के बाहर चला गया, वो कहीं इन्वेस्ट नहीं हो गया। वो प्रॉफिट 250 का कहीं इन्वेस्ट हो गया या कंपनी से बाहर चला गया, वो तो लॉस हो गया। लेकिन 10 लाख का प्रॉफिट जो हमने, बेटा मैं शेयर होल्डर से 10 लाख लूं, उन्हें 10 लाख वापस दे दूं, तो ये क्या कंपनी का लॉस है? मैं आपसे 12 लाख का लोन लूं और आपको 12 लाख वापस कर दूं, तो ये मेरा लॉस हो गया क्या? अरे भाई मैंने 12 लाख वापस कर दिया आपको, हाँ, लेकिन 12 लाख लेकर आपको 13 लाख वापस करूं तो 1 लाख का लॉस जरूर है। तो मैंने इक्विटी वालों से 10 लाख लिया था, उन्हें 10 लाख 250 ज़्यादा दिया हो, तो मैंने उसका सेट अप तो कर लिया, मेरा प्रॉफिट 250 से कम हो गया, प्रॉफिट भी 250 से कम हो गया और बैंक भी 250 से कम हो गया। लेकिन जो मैंने 10 लाख दिया है ये मेरा कोई लॉस, तो ये प्रॉफिट जो 10 लाख है ये लॉस हो गया है या कहीं इन्वेस्ट हो गया है? तो फिर इस प्रॉफिट को कहीं भेजना पड़ेगा, कहाँ? ये प्रॉफिट यहां से कम हो जाएगा और ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, ये बैलेंस शीट बन गई आफ्टर बायबैक। ओके, हाँ चलो, अब मैं आपको थोड़ा सा इसी बारे में, जो मैंने आपको रूल लिखवाया है, जैसे इक्विटी शेयर केवल 50,000 शेयर है 100 रुपीज वाली और 50 लाख की शेयर केवल है, पीएनएल और जनरल 18 लाख का है, और कंपनी बॉट बैक 10,000 शेयर ₹8 125, नो फ्रेश इशू, कंपनी का फ्रेश इशू नहीं है। अब मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं क्या, जनरल एंट्रीज। अब आज हम नया क्या पढ़ रहे हैं, अब रिवीजन खत्म, अब क्या शुरू हो गया, जनरल एंट्रीज। भाई लोग इधर ध्यान दो, क्या शुरू करें, जनरल एंट्रीज ऑफ बायबैक। ठीक है, मैंने आपको अभी तक जनरलिटी बताई नहीं, जो बताई तो वो तो सिर्फ मैंने इफेक्ट बताया था, मैंने कहा भी था कि ये प्रॉपर एंट्रीज। अब एग्जाम में आपको एंट्री कैसे करनी है मैं आपको बताने जा रहा हूं बायबैक की। जैसे हमने यहां 10,000 शेयर बायबैक किए 125 पर, तो जो पहली एंट्री पास की जाती है, बस आपको उसको वही ध्यान रखनी है, मॉड्यूल में 2 तरह से दी है और आप दोनों तरीके से देखोगे ना तो बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि अथाह सिलेबस है। तो हम एक तरीका ही देख रहे हैं, बस वही करना है, और उन्होंने मॉड्यूल में भी मैक्सिमम क्वेश्चन में यही मेथड फॉलो किए, इम्पैक्ट तो एक ही आता है, मेथड दो है तो क्या हुआ, इम्पैक्ट तो एक है। तो मैं आपको वही मेथड बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम में यूज करनी है। तो देखो, आपने 10,000 शेयर खरीदे 125 में, तो आपका अमाउंट कितना गया, 1250। तो यहां मैं पहली एंट्री पास कर रहा हूं, इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट डेबिट 1250 टू
बैंक 1250, ये आपकी होगी पहली एंट्री फॉर बायबैक। ये एंट्री होगी फॉर बायबैक, इक्विटी शेयर बायबैक डेबिट टू बैंक। अभी तो हमने इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट किया ना बेटा, बस अभी तो हमने 1250 पे किया। अब ये हमने 10,000 शेयर 125 में बायबैक कर लिए। मैं नरेशन नहीं लिख रहा, नरेशन में लिखवाऊं क्या? नरेशन आप, नरेशन की बत्ती तो दे ही सकते हो आप, कुछ भी जो मन पड़े, कोई देखता नहीं। हाँ बिंग लिख दो, बाकी कुछ भी लिख दो, बाकी आपको फिल्म की कहानी लिख दो, कोई देखने वाला नहीं है कि क्या लिखा है। नरेशन लिखना जरूरी है, नंबर कटते हैं, पर आपको मुझे लगता है इतने समझदार तो आप लोग हो, क्योंकि आप सीए फाउंडेशन पास बच्चे हो, तो आपको इतना आता होगा। ठीक है, अब बेटा अब अगली एंट्री क्या कर रहे हैं देखो। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने शेयर बायबैक किए, क्या होता है बेटा, बायबैक एक ही दिन में हो जाता है, महीने 2 महीने चलता रहता है बेटा। बायबैक कोई एक दिन नहीं कि सारे शेयर एक ही दिन आ गए किलो लाइन लगा के खड़े हैं कि हमारे शेयर खरीद लो, नहीं ऐसा नहीं होता। डेट देते हैं कि 1 से 15, 1 से 20, एक डेट दी रहेगी। तो बायबैक क्या चलता रहेगा, उस टाइम पीरियड तक चलता रहेगा। तो आप आज मिस्टर वर्मा जी आए अपने शेयर बायबैक करने के लिए, तो आज उनके शेयर खरीद कर उसको कैंसिल करना क्यों इकट्ठ। आज शर्मा जी आए, आज वर्मा जी आए, आज रोहन आया, कल को गरिमा आई, परसों प्रेरणा आई, ऐसे कर करके अलग अलग लोग आ रहे हैं शेयर होल्डर अपने शेयर बेचने के लिए, कि अलग अलग शेयर मतलब बाय पोस्ट आ रहे हैं बायबैक के लिए, उनकी कंसेंट अलग अलग डेट पे आ रही है। तो हम अलग अलग उनको बायबैक करके अलग अलग एंट्री पास करेंगे कैंसिलेशन की, तो हमारा अकाउंटिंग लोड बहुत बढ़ जाएगा। तो हम कैंसिलेशन एक साथ करेंगे। जब भी बायबैक करेंगे, आज आए वर्मा जी तो इक्विटी शेयर बायबैक डेबिट टू बैंक, फिर दोपहर में आए शर्मा जी, इक्विटी शेयर बायबैक डेबिट टू बैंक, फिर आए जोशी जी तो इक्विटी शेयर बायबैक डेबिट टू बैंक, फिर आया नील नाहटा तो इक्विटी शेयर बायबैक डेबिट टू बैंक। अब मेरा नाम भी ले लूँ कभी कभी, तो आपको नाम तो याद रहे मेरा, ये तो आपको पता नहीं आजकल के बच्चों को नाम भी याद रहता। अच्छा ठीक है, तो ऐसे कर करके मैं क्या करते जाऊंगा, इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक, इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक करते जाऊंगा, 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 20 दिनों तक करते जाऊंगा। और 20 दिन बाद जब डेट खत्म हो जाएगी, उस दिन क्या करूंगा, सारे शेयर वर्मा जी, शर्मा जी, जोशी जी, सबके शेयर एक साथ कैंसिल कर दूंगा। नहीं तो क्या होता बताओ, पहले बायबैक एंट्री करो, फिर कैंसिलेशन, फिर बायबैक, तो इससे तो लोड बहुत बढ़ जाएगा ना। तो मैंने 1 से लेके 20 तक ये एंट्री चलती रहेगी, कौन सी, इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक, इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक। अब इसके कैंसिलेशन की एंट्री होगी इकट्ठी। समझ में आ रहा है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? अब मुझे क्या करना है, कैंसिलेशन ऑफ, तो मुझे इक्विटी शेयर को डेबिट करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करना है। मैंने अभी इक्विटी शेयर केवल डेबिट की क्या 10 लाख से, 10,000 शेयर जो बायबैक किए वो कैंसिल अब हुए कि पहले हो चुके थे। इक्विटी शेयर बायबैक तो अलग अकाउंट खुला है, एक टेम्पररी अकाउंट खुला, लाइक सस्पेंस अकाउंट। ये है एक टेम्पररी अकाउंट, इंटरमीडिएट अकाउंट जो हमने खोला है सिर्फ बायबैक के पर्पज से। तो इक्विटी शेयर केबल डेबिट 10 लाख, ये हमने अब 10 लाख की केबल को डेबिट कर दिया। प्रीमियम ऑन बायबैक 250 से डेबिट किया। तो क्या करूं, इक्विटी शेयर बायबैक तो आपने टेम्पररी अकाउंट खोला था डेबिट में, उसको क्रेडिट करके खत्म करो उसको। टू इक्विटी शेयर बायबैक 1250, ये हो गया। ये मैंने 10,000 शेयर कैंसिल कर दिए और उस पर 250 का लॉस बुक कर लिया। अब इस लॉस का क्या करूं, इस लॉस का क्या करूं, इस लॉस को जो 18 लाख का प्रॉफिट अवेलेबल है इसमें से वो लॉस एडजस्ट कर दूं। ये लॉस को एडजस्ट अभी करूं या कैरी फॉरवर्ड करूं? क्यों अभी करूं, क्योंकि लॉस को बैलेंस शीट में कैरी करेंगे तो बैलेंस शीट में कोई कॉलम ढूंढना पड़ेगा, और शेड्यूल 33 जो है, शेड्यूल 3 नया फॉर्मेट, उसमें इस लॉस को कहीं दिखाने का बैलेंस शीट में स्थान कोई हेडिंग है ही नहीं। तो आपको ये लॉस इमीडिएटली राइट ऑफ, एडजस्ट, सेट ऑफ करना पड़ेगा। कहां से करूं, आउट ऑफ प्रॉफिट एंड, तो एंट्री क्या होगी, यस तीसरी एंट्री होगी P&L टू प्रीमियम ऑन
मैंने 250 के लॉस को पीएनएल से सेट ऑफ कर दिया, एडजस्ट कर दिया। अब और चूंकि ये बायबैक और यहाँ पर कोई फ्रेश इशू नहीं है, तो ये पूरा बायबैक कहाँ से हुआ है? फ्री रिजर्व से हुआ है, क्योंकि फ्रेश इशू नहीं है तो फिर फ्री रिजर्व से हुआ होगा। तो हमारे पास 18 लाख का फ्री रिजर्व में 250 तो गया। अब कितना अमाउंट भेजना पड़ेगा सीआर में? तो रुपीज 10 लाख। कितने शेयर बायबैक हुए हैं? 10,000। उनकी फेस वैल्यू के बराबर अमाउंट बायबैक, क्या बोला था मैंने? जो शेयर बायबैक होते हैं आउट ऑफ रिजर्व, उसकी फेस वैल्यू के बराबर अमाउंट जाता है। तो मैं बायबैक में 1250 भेजूं या 10 लाख भेजूं? 10 लाख क्या है? जो शेयर्स बायबैक हुए हैं उनकी फेस वैल्यू। तो हमें 10 लाख भेजना पड़ेगा P&L टू ये एंट्री हो गई बायबैक की। इस तरह से एंट्री पास करनी क्या टफ है? नहीं, बस आपको याद रखना पड़ेगा कि इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट करके हमें अकाउंट खोलना पड़ता है टेम्पररी, उसको डेबिट करते हैं और अगली एंट्री में उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो जो मैं एंट्री बताया करता था आपको सीधी इक्विटी शेयर के बिल डेबिट टू बैंक बताया करता था, वो मैंने कहा था वो नेट इफेक्ट है। नेट इफेक्ट यही हो रहा है। इस फर्स्ट और सेकंड की कंबाइन एंट्री पास करो तो क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड की कंबाइन एंट्री पास करो तो इक्विटी शेयर के बिल डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू बैंक हो गया। लेकिन मैंने अब आपको रीजन बताया कि पहली एंट्री और दूसरी एंट्री में टाइम गैप होता है कि नहीं होता है? पहली एंट्री इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक, ये एक बार नहीं बार बार होती है, दिन में 10 बार होती होगी। जब भी बायबैक करेंगे इक्विटी शेयर बायबैक डेबिट टू बैंक, इक्विटी शेयर बायबैक डेबिट टू बैंक। लेकिन ये एंट्री कब करेंगे? जब अब लगा कि भाई अब बायबैक की डेट खत्म हो गई, अब कोई हमारे पास बायबैक के लिए शेयर्स लेकर नहीं आ सकता, तो हम उस दिन अब उन सारे शेयर को कैंसिल करने की एंट्री पास करेंगे। ये एंट्री करेंगे इकट्ठी या अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग, अलग अलग पर्सन की अलग अलग करेंगे, इकट्ठी कर देंगे। ये इकट्ठी कर देंगे तो हमारा अकाउंटिंग लोड कम हुआ कि नहीं हुआ? यदि आप उसी वक्त कैंसिल करने बैठ जाते तो वर्मा जी, शर्मा जी, जोशी जी सबके लिए बायबैक के साथ साथ कैंसिलेशन की एंट्री भी अलग अलग करनी पड़ती। तो ये आपकी ये एंट्री सैकड़ों बार होती, हजारों बार होती। इससे अच्छा तो क्या है, एक बार करो। तो समझ में आया कि दो एंट्री क्यों करते हैं? दोनों के बीच में टाइम गैप होता है। समझ में आ गया? ज्यादा डेप्थ में जाना भी रिस्की है, खतरनाक है, पर मुझे लगता है कि मेरी तरफ से मुझे ज्यादा, हाँ कई बार ये भी होता है कि इतना ज्यादा बता दो तो बच्चा और टेंशन में होता है कि सर कितना ध्यान रखें, कितना सोचें। उसको तकलीफ होती है, उसको लगता है कि सर आप तो शॉर्टकट करो। मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी हिंदुस्तान की किसी भी कोचिंग का, किसी भी जगह वीडियो देख लेना इस बायबैक के ऊपर, आपको समझ में आएगा कि हमने कितना ज्यादा डेप्थ में पढ़ा है। तो वो यदि बच्चों को गहराई में ले ही नहीं जाए टीचर, तो उसको पता भी नहीं पड़ेगा कि इसमें कुछ डेप्थ क्या लॉजिक होता है। बस वो लॉजिक नहीं बताएंगे तो बाकी लॉजिक आपने अकाउंट में कई सारी चीजें आपने पढ़ा, जिसने अली बर्ड पढ़ा है उनको पता है कि आपने कई सारी चीजें बगैर लॉजिक की याद थी कि नहीं थी आपको? आपको पता थी ऐसा होता है, पर लॉजिक क्या है पता नहीं था, और आपको उस लॉजिक की परवाह भी नहीं थी, जरूरत भी नहीं थी, और आपको अंदाज भी नहीं था कि इसके पीछे लॉजिक होता है। पर आपने देखा कि हर चीज के पीछे कितने डेप्थ लॉजिक थे। तो यदि इस चैप्टर में भी मैं आपको लॉजिक के बगैर भी क्वेश्चन कराता तो शायद आप पढ़ लेते कि हाँ भाई ऐसा ही होता होगा। तो लॉजिक में ले आने से थोड़ा सा डेप्थ बढ़ती है, तो थोड़ा सा पेन ज्यादा तो आता है चैप्टर में, समझने में तकलीफ तो होती है। तो मैंने ये बता दिया। अब देखो अगला, अगला अगर फ्रीजर ना हो तो, अरे भाई बेटा फ्रीजर है वो एग्जांपल लिया, ना हो तो अब देखो ये वाला आ गया, फ्रीजर ना हो तो इक्विटी शेयर केवल 50,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, इक्विटी शेयर केवल 50 लाख है, पीएनएल जरा आपका 18 लाख का है, कंपनी ने बाय बैक की है, कंपनी बॉट बैक 10,000 शेयर एट 125, कंपनी इशूड। अब यहाँ पर बाय बैक कहाँ से हुआ है? यहाँ बाय बैक फ्रेश इशू से हुआ है। आपकी बेटा सक्षम, आपका भी दिली अरमान पूरे होंगे, मैं बताऊंगा अभी। तो यहाँ पर कंपनी ने बायबैक कहाँ से किया है? फ्रेश इशू से, जबकि पिछली बार बायबैक कहाँ से था? फ्रीजर से। और यहाँ बायबैक कहाँ से होने वाला है? फ्रेश इशू से। तो ये बड़ी सिंपल सी एंट्री होगी, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर मैं सबसे पहले फ्रेश इशू की एंट्री पास करूंगा। कंपनी ने अपने बायबैक के लिए 10,000 6% वाली प्रेफरेंस ले चुकी है 100 रुपीज में। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट ₹10 लाख टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख। उसके बाद अब कंपनी ने क्या करा? बायबैक कर लिए होंगे, ये 10 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर से आ गए। अब बायबैक कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स, कैपिटल डेबिट नहीं, इक्विटी शेयर बायबैक डेबिट 1250 टू बैंक 1250। अब यहां पर
अब हम एंट्री पढ़ेंगे कैंसिलेशन की। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 10 लाख, प्रीमियम ऑन बायबैक 250, टू इक्विटी शेयर बायबैक, इक्विटी शेयर्स बायबैक 1250। अब यहां पर 250 का लॉस, तो हमें सेटअप करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड, तो पी एंड एल 250 से डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक 50। अब 2 मिनट बेटा, अभी डाउट में जब तक लिखा रहा हूं तब तक डाउट मत पूछो। हाँ, अब अभी कोई नया बच्चा डाउट रेज नहीं करेगा, मैं पहले इनके देखूंगा उसके बाद आगे बढ़ूंगा। ये भी हो गया। अब 250 का लॉस तो सेटअप कर लिया जो प्रीमियम थी, लेकिन यहां पर बायबैक कहां से है? हमारा बायबैक 10 लाख शेयर का है, और 10 लाख का शेयर्स भी इशू हो गए कि नहीं हो गए? 10 लाख के शेयर्स भी इशू हो गए, तो बायबैक पूरा का पूरा कहां से हो गया? तो आपको अब सीआरआर बनाने की जरूरत है या नहीं? सीआरआर बनाने की जरूरत है या नहीं? क्योंकि बायबैक कहां से हुआ है? तो आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो सीआरआर बनाने की जरूरत भी, जब प्रॉफिट यूज ही नहीं किया बायबैक में, तो उसको रिस्ट्रिक्ट, उसको सीआरआर में क्यों भेजे? तो यहां बायबैक हुआ है आउट ऑफ फ्रेश इशू, तो यहां सीआरआर नहीं बनेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, चलेगा ना इतना स्पीड से? देखो बेटा, मैं एक एक पॉइंट के लिए एक एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो टाइम तो लगेगा ना, और मुझे स्पीड तो रखनी पड़ेगी। अब एग्जांपल ऐसा लूं, वो एग्जांपल मैंने बनाया नहीं कि थोड़ा फ्रेश इशू से और थोड़ा फ्रीजर से, चल जाएगा? एक एग्जांपल बता दो उसका, क्वेश्चन में तो आएगा ही सही। या मैंने क्या मैक्सिमम शेयर टू बी बायबैक का एग्जांपल शुरू कर दिया? ये तो चलना ही है। चलो एक क्वेश्चन बना ही देता हूं मैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100, अमाउंट 50 लाख। यहाँ पर पी एंड एल या जनरल रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम ये है 18 लाख, और यहाँ पर बायबैक ऑफ 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 125, और फ्रेश इशू दे देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, फ्रेश इशू ऑफ 4,200, 6% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100। ये हो गया क्वेश्चन, मैंने लिख दिया, बहुत स्पीड से लिखा है। क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? कि समझाऊं क्वेश्चन को? समझाऊं? जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम अभी का है। समझाऊं क्या? हाँ, अब मैं सीधे एंट्री स्टार्ट कर रहा हूं। देखो, सबसे पहले बेटा यहां पर वर्किंग नोट में सबसे पहले बनाना पड़ेगा अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर का बनेगा पहला वर्किंग नोट नंबर 1, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर। बेटा अब यहां पर प्रीमियम जो देंगे उसकी तो चिंता मत करो, उसको तो हम पीएल से सेटअप कर ही लेंगे, लेकिन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बायबैक 10 लाख की 1250, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बायबैक कितनी? 10 लाख। मैं 250 की बात क्यों नहीं कर रहा हूं? वैसे हमें पेमेंट 1250 करना है उन लोगों को, मैं 250 की बात क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि 250 तो हम पीएन से एडजस्ट कर लेंगे, उसका इंतजाम अलग से करेंगे। अब हम बात करें दूसरी, तो ये आ गया फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बायबैक, इसमें से लेस प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल कितनी? 4 लाख। 4,200 शेयर इशू करोगे 100 वाले, तो आपको 4,20,000 क्या मिल गया? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से मिल गया। तो 4,20 का पेमेंट तो कहां से हो जाएगा? 4,20 का पेमेंट तो हो गया आउट ऑफ, ये हो गया बायबैक आउट ऑफ
फ्रेश इशू, तो आउट ऑफ प्रॉफिट कितना करना पड़ेगा? ये होगा आउट ऑफ फ्री रिजर्व, और जो फ्री रिजर्व से होगा ये अमाउंट आपको भेजना पड़ेगा सीआरआर में, इसको भेजना पड़ेगा, यही हो जाएगा ट्रांसफर टू सीआरआर। समझ में आ गया? बोलो। समझ में आ गया? बोलो। नहीं, यदि क्वेश्चन ने फ्रेश इशू नहीं दिया तो मतलब फ्रेश इशू नहीं है, प्रॉफिट से फिर तो। हाँ, तो डेफिनेटली फ्रेश इशू क्यों लाया गया? बायबैक के लिए। तो इतना बायबैक तो आउट ऑफ फ्रेश इशू है, बचा हुआ प्रॉफिट से करेंगे ना, फिर बेवजह हम प्रॉफिट को रिस्ट्रिक्टेड में क्यों डालेंगे? हाँ, इधर जो डाउट पूछ रहे थे वो डाउट मेरे पास सामने से चला गया। अब मैंने पहले कहा था कि बेटा डाउट जब मैं बोलूँ तब पूछो। सर शेयर बायबैक करने का ऑब्जेक्ट क्या है? शेयर बायबैक करने का ऑब्जेक्ट में कल आते कितने घंटे बताया? शेयर बायबैक करने का ऑब्जेक्ट कल बताया था कितने घंटे? परसों आधे घंटे बताया था कि बायबैक क्यों करते हैं। बेटा पहला लेक्चर यूट्यूब पे डाला है, देख लेना। कम से कम 40 मिनट मैंने बताया था बायबैक क्यों करते हैं, मैंने कहा था, तो बायबैक देख लो बेटा, यूट्यूब पे देख लेना। 40 मिनट तक बताया, जबकि वो 4 मिनट से ऊपर नहीं बताना चाहिए मुझे बायबैक क्यों करते हैं। हाँ, यूट्यूब पे देख लेना। आइडल मनी को यूज करने, हाँ वो तो सब ठीक है। 1.5 घंटे का लेक्चर उसी पर है भाई साहब मेरे, अक्षय कुमार जी। और बोलो, आगे कोई डाउट पूछो जल्दी जल्दी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, मैं अब जा रहा हूँ, मैक्सिमम बायबैक एज पर सेक्शन 68 सब सेक्शन 2। अगर पूरे शेयर होल्डर सरेंडर नहीं करते बस वो बायबैक के लिए नहीं आएंगे तो नहीं करेंगे। तो हम जिसे हमने कहा कि 10,000 शेयर के लिए हम बायबैक करना चाहते हैं, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ नहीं, पर यदि आपका क्वेश्चन है कि हमने ऑफर किया कि हम 10,000 शेयर बायबैक करना चाहते हैं, पर एक्चुअल में पब्लिक से बायबैक के लिए ऑफर सिर्फ 9,000 से आया, तो हम बायबैक की एंट्री कितने से करेंगे? 9,000 की करेंगे। सब कुछ 9,000 के लिए होगा, 10 के लिए नहीं होगा बस। चलिए, अब आता है जनरल एंट्री के क्वेश्चन के अलावा कि कंपनी अपने मैक्सिमम कितने शेयर बायबैक कर सकती है। इससे ज़्यादा बायबैक कंपनी को अलाउ, इसके अंदर अंदर ही बायबैक होना चाहिए। तो पहला रूल तो क्या है? पहला रूल वो मैंने लिखवाया था पर आपको याद नहीं होगा, मुझे याद है। 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ये पहला रूल है। और 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये दूसरा रूल है। मैं अभी डेप्थ इक्विटी पर नहीं जा रहा, डेप्थ इक्विटी में अलग से बताऊंगा। 2 रूल मैं समझा रहा हूँ आगे। ज्यादा शेयर की बायबैक की आ ही नहीं सकती, एक व्यक्ति को अथॉराइज ही जितने के लिए होता है, उससे ज्यादा के लिए बायबैक कर ही कैसे पाएगा अप्लाई वो। हाँ देखो, हाँ तो बेटा यहाँ पर 40,000 इक्विटी शेयर है, पीएलएल और रिजर्व में बैलेंस 20 लाख का है। बायबैक कंपनी 125 पे कर रही है और कंपनी में डेप्ट अभी 0 है, तो डेप्ट की चिंता छोड़ दो। फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बायबैक। कंपनी अधिक से अधिक कितने शेयर बायबैक कर सकती है? आपके आंसर जम नहीं रहे जो आपने ऑनलाइन में दिए। आप क्या बोल रहे हैं मुझे यहाँ पर? अच्छा, आप 2 ऑप्शन होंगे ना यहाँ पर, रूल नंबर 1 भी लगाना पड़ेगा। रूल नंबर 1 और 2 दोनों लगा के बताओ। 1 से कितने, 2 से कितने? 1 से 12,000 और 2 से 10,000। चलो मैं आपको रूल याद दिला दूं, रूल भूल चुके ही आप में से कुछ बच्चे भूल चुके। पहला रूल क्या है? 25% ऑफ प्लस, इससे ज्यादा शेयर आप बायबैक, इससे ज्यादा अमाउंट आप बायबैक में यूज, बेटा आपका 25% किसका? कैपिटल प्लस फ्री 40 लाख, 40 लाख आपकी शेयर कैपिटल है और 20 लाख आपका फ्री। तो यहां पर शेयर कैपिटल 40 लाख प्लस फ्री रिजर्व, इसका 25% करा तो कितना आया? फीस 15 लाख। 15 लाख वो अमाउंट आया, इससे ज्यादा अमाउंट आप बायबैक में यूज नहीं कर सकते।
डिवाइड बाय क्या करूं, आप एक शेयर में कितना बायबैक, एक शेयर के लिए कितना अमाउंट यूज करने वाले बायबैक में, क्योंकि ₹125 रिक्वायर्ड फॉर बायबैक ऑफ 1 शेयर, 125 में आप एक शेयर बायबैक कर सकते हैं, तो आप ₹15 लाख में हाउ मेनी शेयर्स, तो क्या आ जाएगा, 15 लाख डिवाइड बाय, और मेरी जगह बहुत ज़्यादा, 15 लाख डिवाइड बाय 120 इक्वल टू कितना आया, 12,000 शेयर्स से ज़्यादा बायबैक नहीं कर सकते एज पर कंडीशन नंबर 1। अब कंडीशन नंबर कौन सी बची है, ये तो मैंने बताई कंडीशन नंबर 1। अब कंडीशन नंबर 2, टू क्या बोलती है, 25% ऑफ इक्विटी इन ए ईयर, इन ए ईयर, इससे ज़्यादा एक साल में आप, पर आप इतना डेप्थ में मत जाओ, इन ए ईयर मत जाओ, तो 25% ऑफ इक्विटी शेयर, तो 25% ऑफ 40,000 शेयर्स, क्या आया, 10,000 शेयर्स। बताओ कंपनी कितना बायबैक कर पाएगी, 10,000 कर पाएगी, तो ये हमने निकालना सीख लिया, मैक्सिमम शेयर दैट कैन बी बायबैक बाय कंपनी। इससे ज़्यादा, तो यदि कंपनी चाहती कि हम 11,000 शेयर बायबैक कर ले तो नहीं कर सकती, हाँ 10 से कम कर सकती है, मैक्सिमम लिमिट है ये, कंपनी चाहे कि 8 करना करे, 9 करना 9 करे, 7 करना 7 करे, पर 10 से ज़्यादा बायबैक नहीं कर सकती इन ए ईयर। समझ में आ गया, थर्ड पॉइंट तो बताना अभी, अब ये सेकंड पॉइंट आप करके बताओ, 40 लाख, क्या बोल रहे हो, नहीं आप क्या चाहते हो, आप क्वेश्चन बना के दो ना मुझे, मतलब आपका कहना है कि सेकंड नंबर हमेशा कम ही आएगा, हाँ तो ऐसा, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, ऐसा होता तो आप पहली बात तो मैं मान नहीं सकता, क्योंकि ये जी इतने सालों से रूल चला आ रहा है, मतलब इसकी आवश्यकता तो है, मतलब कई जगह ऐसा होगा कि आप पहला क्लास में नंबर ऑफ शेयर कम होंगे और दूसरे में ज़्यादा होंगे, एग्जाम्पल बदल के बता दूंगा, पर ऐसा नहीं हो सकता। पहले में, पहले में 10,400 और दूसरे में 10,000, पहले में 10,400 और दूसरे में 10,000, ठीक है, क्या ये समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं, ये समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। अब तीसरा क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशो 2 से ज्यादा, ये थोड़ा सा मजेदार है, ये लगता है कि हाँ सीए की, एक सीए लेवल का एक कॉन्सेप्ट है, सीए लेवल की एक कैलकुलेशन है, शुरू करूं, डेब्ट इक्विटी रेशो शुड नॉट बी मोर देन 2 आफ्टर बायबैक, बायबैक के बाद डेब्ट इक्विटी रेशो 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चूंकि टिपिकल पॉइंट है, तो इसमें मैं कोई रिस्क उठाना नहीं चाहता हूं, तो मैं इसमें चाहता हूं कि धीरे धीरे चलूं, सटाक से ऊपर न पहुंच जाऊं। देखो ये एग्जांपल, आ गया, देखो देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख,
फिर तो 20 लाख। बायबैक ऑफ 8,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 110, फेस वैल्यू 100 है। बायबैक 110 पे हो रहा है। टाइम हो गया क्या मेरा? ओह हाँ, अब देखो फटाफट। और डेप्थ, जो कंपनी में डेप्थ है ना, वो चाहे लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म, कंपनी में डेप्थ जो गिवन है 80 लाख के हैं। फाइंड आउट डेप्थ इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक। आपको बायबैक के बाद निकालना है डेप्थ इक्विटी रेशियो। मैं बता दूं, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये होता है ना? जल्दी बोलो। अब देखो बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी बायबैक के पहले? 40 लाख, प्लस फ्रीजर कितने थे? 20 लाख, है ना? ये थी इक्विटी बिफोर। इसमें से आपने 8 लाख की शेयर बायबैक कर लिए, तो उससे आपकी 8 लाख की शेयर कैपिटल कम हो गई। 8,000 शेयर बायबैक करोगे तो शेयर कैपिटल कितनी बचेगी? शेयर कैपिटल कितने से कम होगी? 8,000 शेयर बायबैक करोगे तो शेयर कैपिटल कितने से कम होगी? अच्छा ठीक है, आपने पेमेंट कितना किया? 880। तो 80 या 80, 80 गलत बोल दिया मैं, 80,000 तो क्या पे किया आपने? प्रीमियम। तो प्रीमियम जब पे की होगी तो वो प्रीमियम का लॉस सेट ऑफ कहां से किया होगा? टीएन से। तो ये रिजर्व सरप्लस, ये किससे कम हुआ होगा? रिजर्व सरप्लस कम किससे हुआ होगा? 80 से कम हुआ होगा। और आपने सीआरआर कितने से बनाया होगा? 8 लाख से। उससे भी आपका फ्रीजर कम हुआ, फ्रीजर रिस्ट्रिक्टेड में कन्वर्ट हो गया, तो सीआरआर फ्रीजर, तो 8 लाख से सीआरआर भी तो बना आपका इसी से। तो आपका, आपके इक्विटी क्या रह गई? आपकी इक्विटी कितनी रह गई? 32 लाख। और फ्रीजर कितने रह गए? 11,20,000 बराबर। अब आपकी डेप्थ कितनी और नीचे इक्विटी कितनी? डेप्थ अपॉन इक्विटी, डेप्थ 80 लाख की है और नीचे इक्विटी 43 लाख। बताओ रेशियो क्या आया? 1.8। ये रेशियो आया 1.85। ये अलाउड नहीं है, ऐसा अलाउड ही नहीं कि ऐसा हो जाए, पर मैंने तो बस रेशियो पूछा कि बायबैक करें तो रेशियो कहां पहुंच जाएगा? 1.85, मतलब ये 2 से भी नीचे पहुंच जाएगा, तो ये अलाउड नहीं होगा, क्योंकि आपका बायबैक के बाद रेशियो 1 से 2 से नीचे आ गया। समझ में आया आपको? ये क्या आया? हाँ सॉरी, अच्छा सॉरी सॉरी साहब, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ 2 के अंदर ही, सॉरी 2 से अंदर ही है ना, तो बस चलेगा फिर। तो सीआरआर एक रिस्ट्रिक्ट रिजर्व है। हम क्या लिखे? फॉर्मूला क्या लिखा? डेप्थ इक्विटी का, डेप्थ अपॉन इक्विटी में क्या आएगा? शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। यहां पर एक रेशियो का मतलब अलग ही होगा। यहां डेप्थ मतलब लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों, और इक्विटी मतलब शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, और सीआरआर फ्री रिजर्व में नहीं आता, इसलिए हमने उसको इक्विटी में कंसिडर नहीं किया। तो हमारा रिजर्व 20 था, 80 की तो प्रीमियम सेट हो गई और 8 लाख चला गया सीआरआर में,
तो हमारे फ्री रिजर्व 1120 रह गए, तो इक्विटी बची 32 लाख आफ्टर बायबैक और फ्री रिजर्व बचे 1120 आफ्टर बायबैक। तो हमारा इक्विटी यानी शेयर फंड हो गया बायबैक के बाद 43,20,000 और डेप्ट तो 80 का 80 है, तो रेशियो 1.85 है आफ्टर बायबैक। क्या ये रेशियो समझ में आया आपको? अभी अभी तो सिर्फ मैंने क्या बताया है, अभी तो मैंने इसकी मैक्सिमम लिमिट वाला पॉइंट बताया ही नहीं। अभी तो सिर्फ क्या बताया कि यदि बायबैक के बाद डेप्ट इक्विटी रेशियो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वो कैसे निकाला हमने, बस मैंने आपको रेशियो निकालना सिखाया है, और वो मैक्सिमम लिमिट वाला पॉइंट अभी मैंने कवर नहीं किया है कि वो कैसे होता है, वो हम कल देख पाएंगे, आज नहीं देख पाएंगे। तो ये पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूंगा। आपको जो 2 पीडीएफ भेजने, एक तो ये वाला पीडीएफ भेजना है और एक ये वाला भेजना है ना। ओ ये तो बच ही गया, ये तो हुआ ही नहीं आज। ये आपको भेजना रूल्स, एक तो ये भेजना है आपको और एक जो अभी करा है वो भेजना है। ये 2 पीडीएफ आपको मिल जाएंगे दिन में। तो ये अरे बेटा तुम लोगों को तो कॉपी में लिखना ही है ना, तुम्हें 4 पीडीएफ भेजू तो भी लिखना है, एक में लिखना है तो भी लिखना है आपको। तो अच्छा कॉपी में मेरा पीडीएफ 4 हो गए तो एक जगह लिखोगे या 4 जगह लिखोगे? मतलब आप, मुझे लगता है कि ये पीडीएफ को इकट्ठा करना चाहते हो कि इसी पीडीएफ को देखकर रिवीजन करना चाहते हो। मुझे समझ में आ गया, आप चाहते हो कि बस ये पीडीएफ मिल जाए, एक पीडीएफ मिल जाए, पूरा हम वही देख लेंगे। बेटा ये पीडीएफ मैं आपको क्यों भेज रहा हूँ, इसलिए नहीं भेज रहा हूँ कि एग्जाम को इससे भी देख के रिवाइज करना है, आपको अपने नोट बनाने हैं। तो अपने नोट में तो आप मैं 4 पीडीएफ भेजूँ तो भी तो इकट्ठे करोगे ना आप, तो समझता हूँ मैं कि ये पीडीएफ एक क्यों मांग रहे हैं। और वैसे भी एग्जाम के टाइम मेरी राइटिंग देखकर पढ़ोगे, आधे चक्कर तो वहां जाएंगे। आपको अपने नोट्स एग्जाम में पढ़ने के लिए ध्यान रखना, अभी मेहनत करनी पड़ जाएगी, लेकिन अपने खुद के लिखे हुए नोट से रिवीजन बहुत फास्ट होता है और दूसरे के लिखे हुए नोट से रिवीजन में टाइम लगता है, एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी मेरी राइटिंग समझने में। तो बेहतर है कि अपने खुद के नोट्स बनाओ, अपनी लैंग्वेज में लिखो। और मैं आपको बोलता हूँ, मैं जो चीज़ें लिखी है ऐसी किसी लिखना जरूरी है क्या? इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखो ना। कोई चीज़ समझनी है तो उसको आपको ऐसे लिखना है कि जब एग्जाम टाइम में आप यदि भूल जाओ तो आप खुद पढ़कर उसको रिवाइज कर सको। आपको अभी से वैसी तैयारी करनी है। चलिए, सीआरआर एक रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व होता है, उसको हम डेप्थ इक्विटी में कंसिडर नहीं करते। हाँ, डेप्थ रिजर्व सरप्लस में फ्री रिजर्व लेंगे, सीआरआर नहीं लेंगे। सीआरआर रिजर्व होता है पर रिस्ट्रिक्टेड, और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर डेप्थ इक्विटी का फॉर्मूला हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ने डिसाइड किया है, डेप्थ अपॉन इक्विटी। इक्विटी मतलब कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व।